अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के हमारे फर्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है चेंजिंग कोर्स। इस एडिटोरियल में हम इकॉनमी के बारे में देखेंगे और ये भी स्टडी करेंगे कि IMF का प्रोग्राम क्यों मैंडेटरी है, नेसेसरी है, क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए, और किस तरह से रिमिटेंसेस सपोर्ट कर रही हैं एक्सटर्नल सेक्टर को, और गवर्नमेंट स्ट्रेटजी क्या है जो उन्होंने अब चेंज की है इकॉनमी को बूस्ट करने की, स्टेबिलिटी से ग्रोथ की जानिब। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा पॉलिटिकल बार्टरिंग के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल ट्रेड के बारे में। हम हॉर्स ट्रेडिंग को देखेंगे जो कि सेनेट में होती है, किस तरह से गवर्नमेंट ने एंड अपोजिशन पार्टीज़ ने जो इम्पोर्टेंट चेयरपर्सन की स्लॉट्स होती हैं वो अपने मनपसंद बंदों को अवार्ड कर दी हैं, बेस्टो कर दी हैं, तो इसका क्या नुकसान होगा पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को। लास्ट एडिटोरियल है हमारा अफ़गानिस्तान में बगलान मैसेकर के बारे में और जो इस्लामिक स्टेट है उसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में। तो हम इसको देखेंगे कि जैसा कि वेस्टर्न ट्रूप्स लीव कर रही हैं अफ़गानिस्तान को, तो इसके फ्यूचर में क्या नताइज मुरतब हो सकते हैं। इन टॉपिक्स के बाद अगर हम सिलेबस की तरफ जाते हैं तो करंट अफेयर्स में हम पॉलिटिकल अफेयर्स और इकनॉमिक अफेयर्स कवर करेंगे, जबकि ग्लोबल इश्यूज़ में इंटरनेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक एंड टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म ज़ेर बहस आएगा। और पाकिस्तान अफेयर्स में हम इकनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान को देख रहे होंगे, साथ में अफ़गानिस्तान इशू को, और जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, मोस्ट रिसेंट इकनॉमिक सर्वेज़ हैं और बजट भी अभी आने वाला है, तो इन तमाम चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से जिसका टाइटल है चेंजिंग कोर्स। सीमिंगली नर्वस अबाउट द पॉलिटिकल फॉल आउट। ऐसा नज़र आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो सियासी फॉल आउट की वजह से नर्वस है, परेशान है। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिले द मच क्रिटिसाइज्ड IMF मैंडेटेड रिफॉर्म्स। तो इस वजह से हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है कि वो डिले करेंगी, ताख़ीर करेंगी IMF की जो मैंडेटेड इस्तिलाहात थी जिन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती थी उनको, एंड चेंज दी कोर्स ऑफ इकानमी, और इकानमी का जो रास्ता है वो तब्दील करेंगी। कैसे? फ्राम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ। पहले स्टेबलाइजेशन पे गवर्नमेंट फोकस कर रही थी, अब ग्रोथ पे फोकस करेगी अगले जो फिनंशियल ईयर है उससे। द इंडिकेशन केम फ्राम फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन। ये जो इशारा आया है फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन की जानिब से आया है, who told journalists, जिन्होंने सहाफ़ियों को बताया, that the government had told the global lender that it will neither hike the electricity tariffs nor increase taxes। गवर्नमेंट ने ग्लोबल लेंडर को बताया है, ग्लोबल लेंडर यहाँ पे कौन है? IMF है, क्या कि वो अब जो बिजली की कीमतें हैं, टैरिफ्स हैं, उन पे टैक्स हैं, उनको भी नहीं इंक्रीज़ करेंगी, और जो जनरल सेल्स टैक्स है उसको भी नहीं इंक्रीज़ करेंगी, बिकॉज इट डज़ नॉट वांट टू फर्दर बर्डन दी पुअर एंड सैलरीड क्लास। क्योंकि ये जो गरीब तबका है और जो सैलरीड क्लास है उनको उन पे ज़्यादा वज़न नहीं देना चाहती। अनविलिंग द एनुअल इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 रिवील किया है उन्होंने एनुअल इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को, दैट जो डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट्स इकनॉमिक परफॉर्मेंस फॉर द आउट गोइंग फिस्कल ईयर, कि गवर्नमेंट की इकनॉमिक परफॉर्मेंस क्या रही है जो फिस्कल ईयर गुजर चुका है। मिस्टर तरीन सैड दी बोथ द गवर्नमेंट एंड IMF वांट सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ। मिस्टर तरीन ने ये कहा है कि हुकूमत और IMF दोनों ये चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल, बाकी रहने वाली, बरकरार रहने वाली इकनॉमिक ग्रोथ अचीव की जाए, बट बोथ डिसएग्री ऑन द पाथ दैट इस्लामाबाद मस्ट टेक टू अटेन दी ऑब्जेक्टिव। लेकिन दोनों उस रास्ते से इख्तलाफ करते हैं, डिसएग्री करते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को, इस मकसद को किस तरह से अटेन किया जाए, अचीव किया जाए, हासिल किया जाए। इट इज़ बीइंग सजेस्टेड दैट इस्लामाबाद इज़ ट्राइंग टू यूज़ इट्स इन्हेंस्ड लेवरेज। ये सजेस्ट किया गया है कि इस्लामाबाद कोशिश कर रहा है जो इनका इन्हेंस या इंक्रीज लेवरेज है वो क्या है जी? लेवरेज क्या होता है? इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होता है यूजिंग बारोड मनी। और यहाँ पे पाकिस्तान को लेवरेज क्या है कि जो US है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वो प्रिपेयर कर रहा है कि वो अपना एग्जिट कंप्लीट करें US ट्रूप्स का अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक, तो इसको पाकिस्तान एज ए लेवरेज यूज़ करेगा। The administration believes that its improved leverage with the US has given it some space to renegotiate the conditions of $6 billion IMF प्रोग्राम। एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि जो बेहतरी हुई है लेवरेज में US के साथ, तो इस चीज़ ने पाकिस्तान को स्पेस दी है कि ये दोबारा बातचीत कर सकें, रीनिगोशिएट कर सकें IMF की जो शराइत थी उन पे। एज इट प्लान्स टू स्टिमुलेट इकनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हुकूमत ने अब प्लान किया है कि वो इकनॉमिक की जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करेंगे, उसमें तेज़ी लाएंगे,
थ्रू हैवी फिस्कल स्टिमुलस के ज़रिए 2023 के इलेक्शन से पहले। द क्वेश्चन प्रोवाइडेड टू द एक्सटर्नल सेक्टर बाय अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन रिमिटेंसेस। हमने देखा था कि जो रिमिटेंसेस हैं गैर मुल्की से, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो रकम पाकिस्तान में भेजते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करने में इंक्रीज़ नज़र आया था हमें। ये एक अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब कि इसको हमने पहले नहीं देखा था, तो इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी एक्सटर्नल सेक्टर को। हैज़ आल्सो रिड्यूस द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन IMF डॉलर्स इन द नियर टर्म। तो इसने नियर टर्म में पाकिस्तान का जो इन्हिसार था IMF के डॉलर्स पे, उसको कम कर दिया है इन रिमिटेंसेस ने। दिस डज नॉट मीन दैट इस्लामाबाद इज़ गोइंग टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि इस्लामाबाद इस प्रोग्राम को ख़त्म करने जा रहा है, क्योंकि जो IMF की सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, अहम है। एक्सटर्नल जो फंडिंग है उस तक रसाई हासिल करने के लिए, उसके साथ साथ FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर जाने के लिए। हैंस हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। द ऑन गोइंग निगोशिएशंस, जो बातचीत जारी है पाकिस्तान और फंड के दरमियान इन शराइत पे जो प्रोग्राम की थी, आर लाइकली टू लिंगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इन पे स्टे पुट हो जाएगा, ये कंटिन्यू या रिमेन रहेंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए। What happens next will largely depend upon how the talks between Pakistan and Washington on future cooperation in this region progress। जो लार्जली आगे क्या होने जा रहा है वो इस पे बात पे डिपेंड कर रहा होगा कि पाकिस्तान और वाशिंगटन के दरमियान जो बाहमी ताउन है, खित्ते की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर, उस पे जो बातचीत होगी, इसका इस पे इन्हिसार कर रहा होगा पाकिस्तान। इंडीड, बेशक द मिनिस्टर वाज स्पॉट ऑन, बिल्कुल मिनिस्टर करेक्ट थे, एक्यूरेट थे। व्हेन ही पॉइंटेड आउट, जब उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान को ग्रो करने की ज़रूरत है 5% से 8% तक, ताकि पॉवर्टी को एलिविएट किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके और जॉब्स क्रिएट की जा सकें तकरीबन 2 मिलियन यंग मैन एंड वुमेन के लिए, जो कि हर साल मार्केट में इंटर होते हैं। इनकरेज बाई अनएक्सपेक्टेड ब्रॉड बेस्ड GDP ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट 4%। हौसला अफजाई हुई है, एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट हुआ है तकरीबन 4% का, जो कि टारगेट से तकरीबन डबल है। टारगेट था 2.1% प्रेजेंट फिस्कल ईयर्स का। आगे डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करेंगे। तो ऐसा कब हुआ है? जब इकॉनमी क्रिपल हो गई थी, अपाहिज हो गई थी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बूस्ट इट्स इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ऑन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो गवर्नमेंट ने अब ये फैसला लिया है कि वो बूस्ट करेंगी, अपलिफ्ट करेंगी, रेज करेंगी इन्वेस्टमेंट को लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बुनियादी ढांचे पे स्कीम्स की। तो ये कितनी होंगी? तकरीबन 2.1 ट्रिलियन होंगी, जिसमें फेडरल शेयर ऑफ 900 बिलियन रुपीज़ शामिल है और सूबाई जो इन्वेस्टमेंट है 1.2 ट्रिलियन की, वो भी शामिल है। द न्यू स्ट्रेटजी विल रिवर्स द गवर्नमेंट्स प्रीवियस पॉलिसी ऑफ ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग पब्लिक स्पेंडिंग। तो ये जो नई स्ट्रेटजी है ये रिवर्स कर देगी, रिवोक कर देगी जो गवर्नमेंट की पुरानी स्ट्रेटजी थी कि कम कर दिया जाए पब्लिक स्पेंडिंग को, ताकि कट आउट किया जा सके जो बजट का खसारा है, बजट डेफिसिट है। डैश फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करता है। दिस स्मैक्स ऑफ प्लान एम्प्लॉयड बाय द प्रीवियस PMLN एडमिनिस्ट्रेशन टू ग्रो द इकनॉमी ड्यूरिंग इट्स टेन्योर। तो ये शार्प स्लैप है, ब्लो है प्लान जो कि प्रीवियस PMLN की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अडॉप्ट किया गया था ताकि इकानमी को ग्रो किया जा सके उनके टेन्योर में। नॉनदलेस मिस्टर तरीन हैज़ प्रॉमिस दैट ग्रोथ विल नॉट बी ड्रिवन बाय डेब्ट। मिस्टर तरीन ने यह भी प्रॉमिस किया है कि जो ग्रोथ होगी ये कर्जा लेकर नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ डज ही प्लान टू कलेक्ट द टारगेटेड ₹5.9 ट्रिलियन इन टैक्सेस। किस तरह से वो 5.9 ट्रिलियन रुपीज़ के टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, ताकि ग्रोथ एजेंडा को सपोर्ट किया जा सके। वी शुड नो द आंसर टुडे, हमें इसका जवाब आज ही जानना होगा। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा पॉलिटिकल बार्टरिंग के बारे में। बार्टरिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर पार्टीज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, मतलब कि चीज़ों के बदले चीज़ें ट्रेड करना। In what appears to be continuation of unsavory wheeling and dealing that is characteristic of Senate elections। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सेनेट इलेक्शन की खुसूसियत ये है कि इसमें अनसेवरी किस्म की, अनप्लीजेंट किस्म की व्हीलिंग एंड डीलिंग होती है, चेंजिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। और ऐसा नज़र आ रहा है कि इसका एक मरतबा फिर से तसलसल हुआ है, क्योंकि जो बोथ PTI हैं और अपोजिशन पार्टी हैं उन्होंने रिवार्ड किया है, इनाम दिया है अपने अलाइज़ को, उनको सपोर्ट करने के लिए, और अपने अलाइज़ को उन्होंने कमेटी हेड्स अपॉइंट किया है अपर हाउस में, यानी कि सेनेट में। एज ए रिपोर्ट इन दिस पेपर सेज, एक रिपोर्ट में ये कहना है कि PP ने जो चेयरपर्सन की पोजीशन है वो उन्होंने दी है 5 to 6 सेनेटर्स को, जिन्होंने
यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट किया था लास्ट मिनट में। इसी तरह से पीटीआई ने गेव स्लॉट दी है PMLN-F को। PMLN-F है जी, F से मुराद है यहाँ पे फंक्शनल, ये पीर पगाड़ा वाली पार्टी है। एंड PMLN-Q को, जिनका सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है सेनेट में। Even though a party is entitled to one chairperson slot for every 3 centers, पार्टी इससे बाउंड है, इंटाइटल है कि वो 1 chairperson slot दे एवरी 3 सेंटर्स में से। सिमिलरली इसी तरह से जो PMLN है उन्होंने रिवार्ड किया है JUIF को, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को, और एक जो जमीयत अहले हदीस है उनकी पार्टी को। 4 इंडिपेंडेंट सेंटर्स फ्राम फार्मर फाटा नाउ होल्ड की पोजीशन। आज़ाद जो सेंटर्स हैं फार्मर फाटा से, उनके पास अब अहम पोजीशंस हैं, जिनमें डिप्टी सेनेट चेयरमैन की पोजीशन भी शामिल है। डिप्टी सेनेट चेयरपर्सन है मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी। अनसरप्राइजिंगली ये हैरानकुन बात नहीं है कि ये जो डिफरेंस है PPP और PMLN के दरमियान वो अभी भी जारी है, क्योंकि ये दोनों पार्टी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्होंने एक मौका ज़ाया कर दिया है चेयर करने का की कमेटीज़ को, जिनमें ह्यूमन राइट्स की कमेटी, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी और इंटीरियर कमेटी शामिल है। सेनेट कमेटी चेयरपर्सन इंजॉय सेवरल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। यहाँ पे बताया गया है कि जो सेनेट कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं वो बहुत सारे फ़वाइद और मरात इंजॉय करते हैं, बट दे आल्सो हैव ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उनकी अहम जिम्मेदारी होती है कि वो कंट्रोल करें कमेटी के बिजनेस को, जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ज़रूरी है कानून साजी के अमल के लिए। वाई देन आर दीज चेयरपर्सन पोजीशंस बीइंग हैंडेड आउट एज दो दे वर पर्सनल थैंक यू टोकन। तो फिर क्यों ये जो चेयरपर्सन की पोजीशन है उनको इस तरह से हैंड आउट किया गया है कि ये पर्सनल थैंक यू टोकन्स हैं एंड नॉट बेस्ड ऑन मेरिट, और इनको मेरिट की बुनियाद पे नहीं अपॉइंट किया गया। आर दी सेंटर्स ऑन होम दीज पोजीशंस हैव बीन बेस्टोर्ड दी करेक्ट चॉइस। यहाँ पे सवाल ये भी अराइज होता है कि जो सेंटर्स हैं जिनको इन पोजीशन से नवाजा गया है, क्या वो बेहतरीन चॉइस हैं या सही चॉइस हैं। सेनेट कमेटीज आर दी फोरम वेयर लेजिस्लेटिव डिटेल्स आर आयरनड आउट। सेनेट कमेटी ऐसा फोरम है जहाँ पे कानून साजी की डिटेल्स को रिजॉल्व किया जाता है, वर्कआउट किया जाता है, और जहाँ पे नेशनल सिग्निफिकेंस के, कौमी इंपॉर्टेंस के मैटर्स और पब्लिक जो अवामी मफाद के मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। द सेनेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिवाइडेड अमंग्स दीज कमेटीज़। जो सेनेट की जिम्मेदारियाँ हैं वो डिवाइड की जाती हैं इन कमेटीज़ में, which fulfill the critical role of reviewing amendments or challenging executive bodies on key issues। जिनका बहुत अहम किरदार होता है कि वो अमेंडमेंट्स जो हैं, तरमीम है जो, उसको रिव्यू करें और जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं अहम मसाइल पे उनको चैलेंज भी कर सकें। द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन देयरफॉर शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट। देयरफॉर यहाँ पे डबल कॉमाज में है और इन बिटवीन द सेंटेंस आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिस्कोर्स मार्कर को यूज़ किया गया है। इसलिए जो सिलेक्शन है इन चेयरपर्सन की वो मेरिट की बेस पे होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, दिस बिजनेस ऑफ रिवॉर्डिंग अलाइज विद चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट्स हैज़ बिकम एज कॉमन प्रैक्टिस। ये जो बिज़नेस है, अमल है, अपने जो इतिहादी हैं उनको रिवार्ड करने का, इनाम देने का चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट्स के साथ, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेंड बन गया है, जैसा कि हॉर्स ट्रेडिंग और वोट बाइंग होती है सेनेट में। दिस पोलिटिकल बार्टरिंग इज़ एन एक्सरसाइज ऑल पोलिटिकल पार्टीज़ आर ओनली टू हैप्पी टू इंडल्ज इन। ये एक इस तरह की पोलिटिकल ट्रेड है जिसमें तमाम पार्टीज़ बखुशी शामिल होती हैं। एज द अपोजिशन पार्टीज़ कफल, जो जैसे ही अपोजिशन पार्टीज़ फाइट कर रही हैं, टसल कर रही हैं, तो PTI ने क्या मैनेज कर लिया है कि चेयरपर्सन की उन्होंने पोजीशन सिक्योर की है ह्यूमन राइट्स कमेटी की अपने लिए। ये एक ऐसी पोस्ट है जो कि अपोजिशन मेंबर को हेल्ड करनी चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट डेविएट कर सकती है, हट सकती है अपने जो इनका इम्पार्शलिटी का वे है, मतलब कि फेयरनेस से हट सकती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन को एड्रेस करने में, क्योंकि ये अमूमन जो वायलेशन होता है, इस्तेहसाल होता है, इनकी अपनी एजेंसीज की जानिब से होता है। लॉ मेकर्स शुड एंड दिस अनस्क्रूपलस ट्रेंड। लॉ मेकर्स को इस तरह के अनएथिकल, इमोरल ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए, बट लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग बाय द पब्लिक एंड मेकिंग अपॉइंटमेंट्स ऑन द मेरिट्स, उनको ये जो सही तरीका जो चूज़ करना चाहिए आम आवाम के लिए और अपॉइंटमेंट करनी चाहिए मेरिट के लिए। द लॉ मेकर्स हैव डेल्ट ए ब्लो टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन इसकी बजाय जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने हिट किया है जो जमहूरियत की रूह है उसको। लास्ट एडिटोरियल है हमारा बगलान मैसेकर के बारे में। फियर्स आर ग्रोइंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट है, अगेन वर्ब है। तो जो फियर्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो खौफ क्या है कि जो अफगानिस्तान है वो प्लंज कर जाएगा, फॉल हो जाएगा इनटू ए टॉरेड विरपुल, मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, वायलेंस की, तशद्दुद की, जब वेस्टर्न ट्रूप्स लीव कर जाएंगी सितंबर में, अगर एक पीस डील को ना स्ट्रक किया गया, ना अपनाया गया।
تو اس طرح کا جو خوف ہے وہ گرو کر رہا ہے. دا لیٹسٹ آؤٹ ریج ایمرجنگ فرام افغانستان از دا میسیکر آف 10 مائن کلیئرنگ ورکرز. جو لیٹسٹ فیوری نظر آئی ہے ابری ہے افغانستان میں، وہ قتل ہوا ہے 10 مائن کلیئرنگ ورکرز کا ٹیوزڈے والے دن. آئی وٹنس اکاؤنٹس کے مطابق یہ جو گروپ آف ملیٹنٹ ہیں یہ انٹر ہوئے ہیں کیمپ میں جو کہ اون کیا جا رہا تھا فارن این جی او اور ہیلو ٹرسٹ کی جانب سے، جہاں پہ ورکر سٹے کر رہے تھے بغلان پروونس میں. اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی ممبر ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. تو کلر جو تھے وہ بہت زیادہ کوئک تھے اپنی بچری کنٹینیو کرنے میں. بچری ہوتی ہے مطلب قصاب، مطلب بے دردی سے قتل کر دینا. سیمی کولن ہے. سیمی کولن کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ یہ پنکچویشن کی ایسی ٹائپ ہے جو فلو آف سینٹینس کو بریک بھی نہیں کرتی، اور جو سینٹینس ہوتے ہیں اس کے اطراف میں دونوں جانب ان کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. تو جب یہ معاملہ ختم ہوا تو 10 لوگوں کو قتل کیا جا چکا تھا. دا ڈیتھ آف ورکرز از پرٹیکولرلی پینفل. یہ جو ورکرز کی موت ہے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. They were among those who risked their own lives to make the land safe for their compatriots. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا تاکہ وہ اپنے جو ان کے فیلو کنٹری مین ہیں ان کی زندگی کو بہتر بنا سکیں، تحفظ مہیا کر سکیں. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس کو بریک کرے گا. اینڈ were made to pay the heavy price. اور ان کو ایک اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی اپنی جان دے کے. While the Afghan government has blamed the Taliban. افغان گورنمنٹ نے طالبان پہ الزام لگایا ہے، لیکن طالبان نے اس میں انوالومنٹ میں اس کو انکار کر دیا ہے، ڈینائی کر دیا ہے. اگین سیمی کولن ہے. جو ہیڈ آف این جی او ہیں ان کا کہنا ہے کہ طالبان نے ایکچولی انٹروین کیا تھا، مداخلت کیا تھا تاکہ اس وائلنٹ ایپیسوڈ کو ختم کیا جا سکے. اسی طرح سے جو اسپوک پرسن ہے افغان طالبان کے، انہوں نے اس اٹیک کو ایک بروٹیلٹی ٹرم کیا ہے اور کہا ہے کہ جبکہ جو لوکل چیپٹر ہے سیلف اسٹائل اسلامک اسٹیٹ گروپ کا، انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے اس جرم کی. کنسیڈرنگ دی سیکٹیرین آؤٹ لک آف آئی ایس کی جو یہ فقہ واریت کی جو آؤٹ لک ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک گڈ ریزن ہوگی کہ ان کا جو دعویٰ ہے اس پہ یقین کرنا. پچھلے منتھ میں ہی انہوں نے جو خلیفٹ ہے سو کالڈ، انہوں نے قتل کیا تھا تقریباً 80 اسکول گرلز کا جو کہ بلانگ کرتی تھی شیعہ ہزارہ کمیونٹی سے کابل کے اسکول میں. ود دا مرڈر آف مائن کلیئرنگ ورکرز. مائن کلیئرنگ جو ورکرز ہیں ان کے قتل کے ساتھ جو ٹیررسٹ گروپ ہے، دہشت گرد گروپ ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کلیئر میسیج سینڈ کر رہے ہیں. ان کے جو پلانز ہیں افغانستان کے متعلق، جب افغانستان مکمل لا لیسنس میں چلا جائے گا جہاں میں قانون کا نفاذ نہیں ہوگا. دا وائلنٹ ایپیسوڈ شوڈ جولٹ دی افغان گورنمنٹ ایز ویل ایز دی طالبان انٹو ری ڈبلنگ دیئر ایفرٹس ٹورڈز ریچنگ اے پیس ڈیل. یہ جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں یہ اس کو پش کرنا چاہیے، جولٹ کرنا چاہیے، جرک کرنا چاہیے، شیک کرنا چاہیے افغان حکومت کو اور طالبان کو کہ وہ اپنی کاوشوں کو ڈبل کر دیں پیس ڈیل تک پہنچنے کے لیے. دا ٹو سائڈ ریسنٹلی میٹ ان دوحہ. یہ دونوں سائڈز ابھی انہوں نے ملاقات کی تھی دوحہ میں، لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو نیگوشیشنز تھی، بات چیت تھی، وہ بہت سلولی پروگریس کر رہی تھی. ٹائم از آف دی ایسنس. ٹائم جو وقت ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایز وداؤٹ اے پیس ڈیل ایکسیپٹیبل ٹو آل افغان فیکشن. کیونکہ ایسی امن کی ڈیل جو کہ ایکسیپٹیبل ہو تمام افغان فیکشنز کو، اسٹیک ہولڈرز کو، جن میں طالبان ہیں، افغان گورنمنٹ ہے. دیر ول بی نتھنگ ٹو اسٹاپ بلڈ تھرسٹی آؤٹ فٹس لائک آئی ایس فرام ریکنگ ہیوک. تو اس طرح کی پیس ڈیل کے بنا کوئی بھی آئی ایس جو کہ بلڈ تھرستی ہے، خون کی پیاسی ہے، اس کو نہیں روک سکے گی کہ وہ ریکنگ ہیوک کریں، مطلب کہ تباہی پھیلا دیں افغانستان کے تمام پارٹس میں اور اس کے بارڈر سے بیانڈ بھی، مطلب بارڈر کے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہ تباہی پھیلا سکتے ہیں. یہ جو بریف انالیسس تھا 11 جون کے ایڈیٹوریل کا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنے لائکس، کمنٹس، ویوز، سجیشن ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.